गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा वीडियो है 11। ध्यान देना, पिछले टॉपिक में हमने आपको कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताया था। उसमें हमने एक मॉडल पढ़ लिया था कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। मॉडल जो था वो मॉडल था त्रिस्तरीय प्रतिरूप, कोशिका झिल्ली का त्रिस्तरीय प्रतिरूप। उसके बारे में आपको ये बताया गया था कि कोशिका झिल्ली किन किन पदार्थों की बनी होती है, अर्थात त्रिस्तरीय होती है। PLLP मतलब बाह्य स्तरीय प्रोटीन, मध्य भाग में द्विस्तरीय लिपिड और सबसे नीचे प्रोटीन स्तर। इसके बाद में हमने आपको लिपिड की संरचना के बारे में बताया था, प्रोटीन के बारे में बताया था। अब प्रश्न आता है, अगला जो टॉपिक है आपका इकाई कला प्रतिरूप। तो ये मॉडल क्या कहता है, किसने दिया था इकाई कला प्रतिरूप, किसका? कोशिका झिल्ली का इकाई कला प्रतिरूप। तो इसमें देखिए आप डाली हेडिंग इकाई कला प्रतिरूप। ध्यान देना, यह रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था, यह मॉडल रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि इसके अनुसार सभी झिल्लियाँ जैसे कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, लवक की झिल्ली आदि इत्यादि रासायनिक दृष्टिकोण से लगभग समान होती हैं, जिन्हें क्या बोला गया है। और इनके बदले में उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बदले में क्या नाम दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन। तो देखिएगा, यह प्रतिरूप रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया बेटा? रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। रॉबर्टसन क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार या इसके अनुसार ध्यान देना, सभी झिल्लियां जैसे कोशिका झिल्ली जैसे कोशिका झिल्ली कॉमा, इसमें आ जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, आगे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली और लवक की झिल्ली आदि। कौन कौन सी? इसके अनुसार सभी झिल्लियाँ जैसे कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली और लवक की झिल्ली आदि रासायनिक दृष्टिकोण से लगभग समान होती हैं। आदि रासायनिक दृष्टिकोण से लगभग समान होती हैं। कैसी होती हैं? कि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, चाहे वो लवक की झिल्ली हो, चाहे वो कोशिका झिल्ली हो या रिक्तिका की झिल्ली हो, सब कैसी होती हैं? लगभग समान होती है। इसलिए रॉबर्टसन ने सेल मेम्ब्रेन के बदले में क्या शब्द दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन। इसीलिए आगे देखो, इसलिए रॉबर्टसन ने सेल मेम्ब्रेन के बदले क्या नाम दिया? यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। इसलिए इसे क्या कहा गया? इकाई कला प्रतिरूप। इसलिए बेटा क्या कहा जाता है इसको? इकाई कला प्रतिरूप कहा जाता है। इसलिए क्या कहा गया इसको? यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। इसीलिए इसे
इकाई कला प्रतिरूप कहा जाता है, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इकाई कला प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबर्टसन द्वारा ये नाम दिया गया था यूनिट सेल मेम्ब्रेन के बदले में यूनिट मेम्ब्रेन, और इसी आधार पर इसे इकाई कला प्रतिरूप कहा गया। अब देखिएगा इस प्रतिरूप के अनुसार कोशिका झिल्ली कैसी होती है। तो देखिए इस प्रतिरूप के अनुसार कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। इस प्रतिरूप के अनुसार कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय कैसे होती है बेटा? त्रिस्तरीय, 3 स्तरों की बनी होती है। त्रिस्तरीय, ट्राई लेमिलर त्रिस्तरीय होती है। अब त्रिस्तरीय में कैसे, ध्यान देना, इकाई झिल्ली PLLP ऐसे, प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर ऐसे होती है। बताएंगे आपको भी। ये होगी त्रिस्तरीय, 3 स्तर। ये लिपिड का कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है, और एक स्तर किसका होता है? प्रोटीन का। P फॉर प्रोटीन, R फॉर लिपिड। ठीक है, त्रिस्तरीय होती है। और उसने क्या बताया था जो त्रिस्तरीय मॉडल के अनुसार नहीं था, कि त्रिस्तरीय मॉडल के अनुसार जो नहीं था, इन्होंने क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली में कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं, जिनमें से होकर 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितने 1 एंगस्ट्रॉम से 15 एंगस्ट्रॉम के कण जो होते हैं, क्या कर सकते हैं? आकार के कण क्या करें? आर पार जा सकते हैं, मतलब आर पार हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया था। तो क्या कहता है ये मॉडल? ध्यान देना। तो देखिए इसमें लिखो कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र, कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं। इस मॉडल के अनुसार क्या बताया गया था कि कोशिका झिल्ली में कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं, जिनमें से होकर 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 15 एंगस्ट्रॉम, कितने? 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 15 एंगस्ट्रॉम के आकार के अणु आर पार हो सकते हैं। तो ध्यान देना, इस मॉडल की विशेषता क्या थी बेटा? कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से होकर 1 एंगस्ट्रॉम से 15 एंगस्ट्रॉम तक के कण या अणु आर पार कोशिका झिल्ली से जा सकते हैं। अब 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 या -10 होता है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के बराबर होता है लगभग। ध्यान देना। तो देखिएगा, तो इतने बड़े आकार के अणु जा सकते हैं। अब देखिएगा इसका डायग्राम देखो। और उन्होंने एक बात और बताई, क्या बताई थी? कि कोशिका झिल्ली का जो व्यास होता है, मोटाई, वो कितना होता है? मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें से प्रोटीन स्तर, ये लिख लो, क्या कहा था उन्होंने? कि कोशिका झिल्ली की मोटाई, कोशिका झिल्ली की मोटाई
लगभग 75 एंगस्ट्रॉन्ग, ध्यान देना, लगभग 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉन्ग। पिछले प्रतिरूप में नहीं बताया गया था छिद्र के बारे में और मोटाई के बारे में। तो ये मॉडल किसका? रॉबर्टसन का इकाई कला प्रतिरूप। इसने बताया कि कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, जिनमें से दोनों प्रोटीन स्तर, जिनमें से दोनों प्रोटीन स्तर कितने होते हैं? 20-20 एंगस्ट्रॉन्ग के। कितने होते हैं? 20 एंगस्ट्रॉन्ग और 20 एंगस्ट्रॉन्ग के, 20-20 एंगस्ट्रॉन्ग के होते हैं, 20-20 एंगस्ट्रॉन्ग के होते हैं। तथा जो लिपिड लेयर होता है, तथा बीच में 35 एंगस्ट्रॉन्ग का, कितना? 35 एंगस्ट्रॉन्ग का लिपिड, 35 एंगस्ट्रॉन्ग का लिपिड स्तर होता है या वसीय स्तर होता है। ध्यान देना, क्या बताया इन्होंने कि कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। उनमें से प्रोटीन स्तर 20-20 एंगस्ट्रॉन्ग के, ऊपर 20 एंगस्ट्रॉन्ग, नीचे 20 एंगस्ट्रॉन्ग और बीच में 35 एंगस्ट्रॉन्ग का वसीय स्तर होता है। इसको डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं, ध्यान देना, इस क्लियर हो जाएगा आपको डायग्राम के द्वारा। तो देखो ध्यान से, बाकी पूरी संरचना ऐसी कैसी है कोशिका झिल्ली की। तो देखो ध्यान से, क्या बताता हूँ, ध्यान देना, चित्र देखो आप। तो सबसे पहले क्या बताया रॉबर्टसन ने कि कोशिका झिल्ली में बीच बीच में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनमें से एक एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 15 एंगस्ट्रॉन्ग के अणु या कण आर पार जा सकते हैं। तो देखिए, तो ये जो मोटाई होती है पूरी पूरी, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक ये जो मोटाई होती है कोशिका झिल्ली की, कितनी होती है बेटा? 75 एंगस्ट्रॉन्ग। ये जो स्तर होता है कौन सा? ये ऊपर वाला, ये होता है प्रोटीन स्तर। प्रोटीन स्तर। नीचे वाला भी क्या होगा? प्रोटीन स्तर। और बीच में जो आपको दिखा रखा है प्रोटीन स्तर, हमने आपको बताया था ऊपर वाला 20 एंगस्ट्रॉन्ग और नीचे वाला भी 20 एंगस्ट्रॉन्ग। और ये जो दोनों होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होते हैं लिपिड द्विस्तरीय लिपिड स्तर। ये होता है 35 एंगस्ट्रॉन्ग मोटा। तो कितने हो गए? 20, 20, 40 और 35, 75 हो गए एंगस्ट्रॉन्ग पूरी। देख लीजिएगा, ऊपर वाला प्रोटीन लेयर 20 स्तर का, नीचे वाला प्रोटीन स्तर 20 एंगस्ट्रॉन्ग का और द्विस्तरीय लिपिड स्तर 35 एंगस्ट्रॉन्ग का। 20, 20, 40 और 35, 75। तो टोटल मोटाई कितनी हो गई इसकी? 75 एंगस्ट्रॉन्ग। ये बताया था किसने? रॉबर्टसन ने। और क्या बताया था? जो होते हैं ये होते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं ये कहीं कहीं पर, ध्यान देना, है ना। ये कितने एंगस्ट्रॉन्ग के कण आ जा सकते हैं? 1 से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉन्ग से 15 एंगस्ट्रॉन्ग के कण क्या कर सकते हैं? इसके आर पार जा सकते हैं झिल्ली में से। तो उन्होंने ये बताया था। तो ये मॉडल था किसका? रॉबर्टसन का। तो रॉबर्टसन ने 3 चीज़ें बताई। क्या बताई? पहली, ताल इसको एक बार देख लो, ध्यान देना। पहली चीज़ ये बताई थी
कि सभी झिल्लियाँ क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, लवक की झिल्ली हो, चाहे वो कोशिका झिल्ली हो या रितिका की झिल्ली हो, या मतलब क्या बोलते हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली हो, लगभग समान होती हैं। ठीक है, तो फिर क्या दी उन्होंने कि कोशिका झिल्ली जो प्रतिरूप था ट्राइलेमिलर, सेल मेम्ब्रेन के बदले कौन सा शब्द दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन। क्या शब्द दिया था उन्होंने, यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई कला। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इकाई कला प्रतिरूप, क्योंकि सब में समान होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है इकाई कला प्रतिरूप दिया था, ध्यान देना। इसके बाद में उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली में, ध्यान देना क्या होता है, कोशिका झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, कहीं कहीं पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनमें से 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 15 एंगस्ट्रॉम के जो कण होते हैं वो या अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली से आर पार आ जा सकते हैं। तीसरा क्या बताया था उन्होंने, कि तीसरा उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली की मोटाई या इकाई कला की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। उनमें से दोनों प्रोटीन स्तर 20-20 एंगस्ट्रॉम के, ध्यान देना, ऊपर वाला प्रोटीन स्तर और नीचे वाला प्रोटीन स्तर, और बीच में जो द्विस्तरीय होता है, लिपिड स्तर या वसीय स्तर, ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। तो इन्होंने ये बताया था। इसके बाद में फिर भी ये मॉडल क्या हो गया, नगण्य हो गया। अब आता है जो आपके कोर्स में है पूरा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इनकी स्ट्रक्चर हमने बता दी थी कल। एक लिपिड का अणु होता है, ऊपरी भाग सिर होता है, नीचे भाग पुच्छ होता है। सिर किसका बना होता है, फास्फेट का। पुच्छ किसका बना होता है, बताया हमने आपको कल, दोबारा देख लें इसको। प्रोटीन और लिपिड स्तर के मध्य का जो जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, शिशिर भाग आयनिक बंध से या हाइड्रोजन बंध से। और पूंछ के मध्य, दोनों पूंछों के मध्य में कौन सा होता है, वंडरवाल बल, इनके द्वारा आपस जुड़े होते हैं। अब आता है आपको जो सर्वमान्य मॉडल है तीसरा, तरल किरमीर मॉडल, जो 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा ध्यान से, तरल मोज़ेक मॉडल तीसरा जो मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल इसे बोलते हैं लिक्विड मोज़ेक मॉडल, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, मतलब 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था। तो ध्यान देना, तरल किरमीर मॉडल भी कहते हैं इसे क्या नाम दिया गया है, तरल किरमीर प्रतिरूप भी इसको कहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें लिखिए आप, यह है कोशिका झिल्ली का, ध्यान देना, यह है मॉडल कोशिका झिल्ली का, क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना हेतु नवीनतम एवं सर्वमान्य मॉडल है। तो इसमें लिखो, यह है कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली की संरचना, जीव द्रव्य झिल्ली की संरचना के लिए नवीनतम एवं सर्वमान्य प्रतिरूप या मॉडल है। ध्यान देना बेटा, कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली का कई नाम बताया, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
नहीं है कि यूनिट मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और ये जीवद्रव्य झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म झिल्ली, कई नाम बताए थे हमने आपको। तो यह है कोशिका झिल्ली की संरचना। भाई कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है उसको बताने वाला यह सर्वमान्य एवं नवीनतम मॉडल है। किसके द्वारा दिया गया था? अगला पॉइंट लिखो, यह प्रतिरूप सिंगर, वैज्ञानिकों का नाम है सिंगर एवं निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया 1972 में दिया गया, ध्यान देना। यह मॉडल या प्रतिरूप सिंगर एवं निकोलसन, कौन से वैज्ञानिक हैं? सिंगर एवं निकोलसन, दो वैज्ञानिक हैं। सिंगर एवं निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया, ध्यान देना। क्या कहता है ये मॉडल? देखो, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली वही त्रिस्तरीय होती है। कौन से तरह होते हैं? ध्यान देना। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय में कैसे होगी? वही PLLP, प्रोटीन सबसे बाह्य प्रोटीन स्तर, बीच में दोनों लिपिड स्तर और आंतरिक प्रोटीन स्तर होती है। त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तरों में, एक प्रोटीन स्तर, एक लिपिड स्तर और प्रोटीन स्तर। लिपिड स्तर जो होता है वो द्विस्तरीय होता है, क्योंकि प्रोटीन स्तर एक एक स्तर के होते हैं। और क्या कहता है ये मॉडल? देखो तो सर्वमान्य एवं नवीनतम प्रतिरूप है ये, सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था। और इसके अनुसार भी कोशिका झिल्ली कैसे त्रिस्तरीय होती है। अब देखो इसमें जो नई चीज़ बताई थी वो ये है, देखो अगला पॉइंट में देखिए आप, कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। तो इसमें आप जो लिखेंगे, ध्यान देना, इस मॉडल के अनुसार, अगला पॉइंट लिखें, इस मॉडल या प्रतिरूप के अनुसार, क्या कहता है? इस मॉडल या प्रतिरूप के अनुसार क्या होती है? कोशिका झिल्ली में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अनुसार कोशिका झिल्ली में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है बेटा? 2 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, जिन्हें परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। क्या नाम है? जिन्हें परिधीय प्रोटीन और आंतरिक इंट्रिंसिक और आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। कौन कौन सी? परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन भी कहते हैं इसको, एक्सटर्नल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो इसका आप एक बार डायग्राम देख लें, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। इस मॉडल का डायग्राम देखो, उसके अनुसार आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका मॉडल ही देखे जानते हो। नामांकन नहीं होगा ऊपर।
मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ गौर से देखें आप लोग, आप भी बनाना सीख जाओगे। डायग्राम ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये लिपिड का एक अणु होता है जिसमें सिर भाग और पूंछ भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ऐसे अब देखो, इसमें बीच में एक तो आप मान लीजिएगा परिधीय प्रोटीन इस टाइप, ऊपर पाई जाती है। एक बीच में ऐसे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये परिधीय प्रोटीन इस टाइप। ध्यान देना। इस टाइप ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना। और ये होती है बाह्य प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन से बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। और ये होती है जो अंतर्दर्शी होती है आंतरिक प्रोटीन, इसे बोल देंगे इंट्रिंसिक। कौन सी? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ध्यान देना। और ये लेयर होती है फास्फोलिपिड लेयर, यहाँ से यहाँ तक फास्फोलिपिड स्तर, फास्फोलिपिड लेयर, LAYER, फास्फोलिपिड लेयर, ध्यान देना।
और इसके अंदर बीच बीच में होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTROL, कोलेस्ट्रॉल। ये कार्बोहाइड्रेट होता ही है, कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स। ये है तरल मोजक मॉडल। तो आज हमने आपको ये पढ़ाया था मॉडल, इसका वर्णन हम अगले टॉपिक में कराएंगे।